प्यारे बच्चों, ये आपकी कक्षा 11वीं का यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। यूनिट 1 में हमने भौतिक संसार, मापन, विमेय सूत्र, विमेय विश्लेषण ये सब पढ़ा, ठीक है। और ये आपका यूनिट 2 है, सरल रेखा में गति। ये वास्तव में सरल रेखा में गति के अंतर्गत भौतिकी की एक शाखा है जिसको हम यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। यांत्रिकी, जैसा कि हमने पढ़ा था, भौतिकी क्या है, भौतिक है क्या, तो पिंड और ऊर्जा दोनों के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। तो भौतिकी में कई शाखाएं बांटी गई है, इसमें से एक है आपका यांत्रिकी, जहाँ पे आप पिंडों की गति है ना, पिंडों पे लगने वाला बल, उनकी गति, उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो यांत्रिकी क्या है, भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनके पारस्परिक संबंधों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक। कोई भी वस्तु है ये तब तक गति में नहीं आएगी जब तक कि आप इस पर बाह्य बल नहीं लगाओगे। बाह्य बल लगाने पर ही ये गति में आता है। तो हमको बल और उस पिंड की गति दोनों के बीच का अंतर संबंध हमको इस शाखा के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो यांत्रिकी को दो अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, स्थैतिकी और गतिकी। यांत्रिकी को स्वयं दो शाखाओं में बांट दिया गया है, स्थैतिकी और गतिकी। जैसा नाम है, फिजिक्स में एक चीज़ याद रखना बच्चे, नाम अपने आप में ही परिभाषित कर देता है। नाम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाम में ही परिभाषा छुपी रहेगी, नाम में ही उसका अर्थ छुपा रहेगा। स्थैतिकी, स्थैतिकी क्या है, स्थिति। स्थैतिकी बोलते ही हमको लग रहा है इस वस्तु की स्थिति, और वो भी कैसी स्थैतिकी, यानी ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ऐसा हम खुद उसके नाम से ही लग रहा है। यानी यहाँ पे हम वस्तु की विरामावस्था का अध्ययन करेंगे, है ना, कि वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्थैतिकी। और दूसरा है आपका गतिकी। पुनः नाम स्पष्ट है, नाम में ही बातें छुपी हुई हैं, गतिकी। अब यहाँ पे गति उत्पन्न होगा, है ना, यानी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे, और किसके कारण वह गति कर रहा है उसका। बिना कारण के तो ये गति करेगा नहीं, तो हम इसकी गति का अध्ययन करेंगे और गति के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो स्थैतिकी क्या है, स्थैतिकी है भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जो वस्तुएं विरामावस्था में हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और गतिकी क्या है, तो गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारक, बिना कारक के गति उत्पन्न नहीं होगी ना, तो गति को उत्पन्न करने वाले कारक और उसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब किसी भी, चाहे विरामावस्था में वस्तु का अध्ययन किसी वस्तु की गति का विरामावस्था में वस्तु का अध्ययन करना हो, चाहे गतिमान, दोनों के लिए हमको एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है ना। किसी, जैसे ये इस वस्तु को मैं ऊपर फेंकूंगी तो वो नीचे आएगा, ना वो ऊपर जाएगा ना वो साइड में गिरेगा। ये अगर सीधे सीधे ऊपर फेंक रहे हैं तो सीधे सीधे नीचे ही आएगा, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको इस तरह से फेंकूं तो अब वो सीधे नीचे आने की बजाय वो इस तरह से गति करता हुआ कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक। तो यह वस्तु नीचे की ओर गति करेगा या इस तरह परवलयाकार पथ में गति करते हुए नीचे गिरेगा। कैसे गिरेगा, इसके लिए हमको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे थी इस वस्तु की स्थिति और कहाँ से फिर ये गति करना शुरू किया, ठीक। तो हमको एक तंत्र की ज़रूरत रहेगी, निर्देश तंत्र। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं, है ना, कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हैं। अगर मैं किसी बच्चे का नाम लेके जाओ, उसको बुला के लाओ बोलूँगी तो आप बुला नहीं पाओगे, मुझे बताना पड़ेगा कि वह किस कक्षा का बच्चा है और किस सेक्शन में मिलेगा। तो ये कक्षा बोलना और ये सेक्शन बोलना एक्चुअली क्या है, निर्देश तंत्र है, ठीक। जैसे हम किसी विद्यालय में केवल एक बच्चे का नाम बस बता दें तो आप उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाओगे। आप पूछोगे कि किस कक्षा का है, किस सेक्शन का है, किस संकाय का है,
तो ये कक्षा, सेक्शन, संकाय, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब क्या है, निर्देश तंत्र है ना। जैसे एक बच्चे का, वैसे ही हर वस्तु का भी एक निर्देश तंत्र रहता है। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का हमको अध्ययन करना है। ये वस्तु ये यहाँ से गति करती यहाँ तक गई है ना, तो हम ये किस बिंदु पर है, ठीक, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे थी, फिर इसकी अंतिम स्थिति कहाँ पे आई, इसको वास्तव में होना कहाँ पे था। तो उसके लिए आपको एक तंत्र ढूंढना पड़ेगा, एक सिस्टम देखना पड़ेगा, एक रेफरेंस, ठीक। तो वो उसका नाम क्या है, जिस निर्देश तंत्र। वह तंत्र है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, विरामावस्था में तो उसकी स्थिति, अथवा गति अवस्था में है तो उसके गति का अध्ययन आप उस तंत्र के अंतर्गत करोगे, तो उस तंत्र को ही क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र को, ठीक। जनरली निर्देश तंत्र को या हम अपने आसपास हम त्रिविमी गति करते हुए देखते हैं किसी वस्तु को। देखो ये वस्तु इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, ऊपर भी जा सकती, नीचे, ये त्रिविमी गति है, ठीक। तो जनरली निर्देश तंत्र को तीनों विमाओं में से बनाया जाता है। ये ओ एक विमा x से दर्शा दिए, दूसरी विमा y से दर्शा दिए, और तीसरी विमा जो है ऐसे लंबवत ऊपर की ओर रहेगा, जिसको हम नहीं दिखा सकते, तो ऐसा दिखा सकते, ये चाहे, ठीक। अब मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लो इस बिंदु पर कोई वस्तु है, तो ये x विमा में कितनी दूरी पर है, y विमा में कितनी दूरी पर है, z विमा पे कितनी दूरी पर है, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र p x y z, जहाँ पे वस्तु है, ठीक। अब इस निर्देश तंत्र को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इस निर्देश तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कक्षा 11वीं के बच्चों को दो संकाय में बांट दिया गया है, एक विज्ञान संकाय और एक कला संकाय। तो एक विज्ञान संकाय है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, ठीक। और दूसरा होता है जड़त्वीय का अपोजिट भाई अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, ठीक। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम इसका अपोजिट रहेगा ना, इसके लिए जो भी हम गुण बताएंगे उसका इधर अपोजिट रहेगा। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होगा, जो स्थिर अवस्था में होता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम यानी यहाँ पे जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में रहेगी या एक समान गति अवस्था में रहेगी, एक समान गति अवस्था में रहेगी। जैसे पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक। और विरामावस्था में है क्या, नहीं, गति कर रही है, लेकिन कैसी गति कर रही है, एक समान गति कर रही है। एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटा तो 24 घंटे ही लगेंगे। पृथ्वी का सूर्य का एक चक्र पूर्ण करने में 365 यानी एक वर्ष का समय लगता है, तो एक वर्ष का समय ही लेगा। तो ये या तो वस्तु स्थिर रहे या गतिमान हो, तो कैसा, एक समान गति है ना। तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अगर ऐसी गति है तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के अंतर्गत। उस निर्देश फ्रेम को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे जो स्थिर अवस्था में हो या एक समान गति अवस्था में। ये निर्देश फ्रेम है, याद रखिएगा ना, या ना तो वस्तु है, ना ये पिंड है, ना ये कोई पदार्थ है, ये निर्देश तंत्र है ना, एक तंत्र है। जैसे स्कूल की कक्षा 11वीं साइंस की क्लास फिक्स्ड है, रूम नंबर 6 जो है वो कक्षा 11वीं की साइंस की क्लास है, ठीक। और उससे समान दूरी पर कक्षा 12वीं की साइंस की क्लास है। तो ये क्या हो गया, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, विरामावस्था में हो या एक समान गत्यावस्था में हो, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ बिंदुएं हैं, वो आप स्वयं से पुस्तक से देख के पढ़ लीजिएगा, है ना, कि ये जो है वो भौतिकी के जो नियम रहते हैं, मूल नियम, वो इसी फ्रेम के लिए रहते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में ही मूल नियमों का पालन होता है ना। और इधर आ जाता है आपका अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम ये कैसा निर्देश तंत्र रहेगा, जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति कर रहा है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसको कहेंगे,
जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष त्वरित गति कर रहा है। ठीक, मान लो ये एक ओबीडियंट बच्चा है, ये बदमाश बच्चा है। ये ओबीडियंट है, जैसे लाइन लगानी है तो वो एक प्रॉपर लाइन लगाएगा। कौन सा? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। और आप देखना एक बच्चे रहेंगे वो कभी लाइन में नहीं रहेंगे, आगे पीछे दौड़ते रहेंगे, तो वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कैसे बनाओगे, निर्देश तंत्र कैसे बनाओगे, किसको कहोगे? तो वो तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? त्वरित गति कर रहे हैं। ये स्थिर नहीं रहेगा, स्वयं गति करते रहेगा, तो वो तंत्र क्या हो जाएगा? आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम वस्तु की सीधी ये जो इसके अंतर्गत हमने पहले ही उसको बता चुका है, उसी को फिर से बता देते हैं। विराम और गति में वस्तुएं, विराम में वस्तुएं या गति में वस्तुएं, है ना। विराम लिख देते हैं, विराम और गति में। किसको विराम और किसको गति कहेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, ट्रेन चल रही है, ट्रेन एक निर्देश फ्रेम है, ट्रेन एक निर्देश तंत्र है और वो चल रहा है ना। ट्रेन में जो ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति है उसे ट्रेन क्या दिख रहा है? त्वरित गति में दिख रहा है, त्वरित। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए दो आमने सामने की सीट में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष क्या रहेंगे? स्थिर अवस्था में रहेंगे, जो कि वास्तव में स्थिर अवस्था में है क्या? नहीं, गति अवस्था में है। ठीक, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, है ना। पृथ्वी स्वयं जान रहे हैं, पृथ्वी जो है वो गति घूम रही है, तो क्या हम स्थिर अवस्था में हैं? नहीं, लेकिन हम पृथ्वी के सापेक्ष कैसे हो गए? स्थिर अवस्था में हैं। तो गतिमान, गति या विराम हमेशा सापेक्षता हम देखते हैं। ठीक, गतिमान होना या विरामावस्था हम हमेशा सापेक्ष देखते हैं, निरपेक्ष नहीं देख पाते। निरपेक्ष विराम, जैसे मान लो निरपेक्ष विराम, तो निरपेक्ष विराम केवल एक कल्पना है, हो ही नहीं सकती निरपेक्ष विराम, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते थे तो ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रही है ना। जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोग हैं, है ना, जिस ब्रह्मांड का हम छोटा सा हिस्सा है, वो खुद ही गतिमान है, खुद विस्तार कर रही है। तो यदि वो विस्तार कर रही है, वो गति कर रही है, तो उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, हम लोग भी गति कर रहे हैं। तो निरपेक्ष विरामावस्था में कोई नहीं है ना, ये केवल कल्पना है, ये हो ही नहीं सकता, यह असंभव है कि निरपेक्ष विरामावस्था अनुपस्थित है, इस संभव ही नहीं है। ठीक, तो हम जो गति या विराम की बात करते हैं वो कैसा रहता है? सापेक्ष, है ना। जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया, ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? विराम अवस्था में, जबकि ट्रेन के बाहर का व्यक्ति उनको किस अवस्था में देख रहा है? गति अवस्था में देख रहा है। ठीक है। अब ये जो गति होगी किसी वस्तु की, इस गति को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक विमीय गति, सरल रेखा में इसी को बोलेंगे एक विमीय गति, या इसी को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, या सरल रेखा में गति कहते हैं। जो हमारे पाठ, इस चैप्टर का नाम ही है सरल रेखा में गति। ये कैसी गति रहेगी? एक विमीय गति, एक विमा में बस गति होगी। ठीक, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है छोटा सा, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक बॉल है, तो ये बॉल को ये बॉल जो है वो कैसी गति कर सकता है? केवल एक विमीय गति। देखो ये बॉक्स केवल इसी लाइन में आगे पीछे गति कर सकता है, तो इस तरह की गति क्या होगी? एक विमीय गति, या इसीलिए इसको सरल रेखा में गति कह रहे हैं, है ना। जैसे रेलवे ट्रैक में यदि कोई रेलगाड़ी चली गड़गड़ वो एक विमीय गति है। सड़क पर अगर कोई कार चल रही है, एक विमीय गति है। ठीक, सेकंड है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। ठीक, अब द्विविमीय गति के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमने बॉक्स लिया था, है ना, अब ये इसकी 2 विमा बना देंगे, एक विमा ये और एक विमा ये। अब देखो, अब यहाँ अंदर जो रखा बॉल है वो इधर भी जा सकता है और इधर भी गति कर सकता है, ये दोनों तलों में गति कर सकता है,
या ये इस समतल एक्स वाई, मान लो इस समतल का नाम है एक्स और वाई, तो कौन सा समतल बन गया हमारा? समतल एक्स वाई इस समतल पे गति कर सकता है। तो यदि कोई वस्तु किसी समतल पे गति करे, है ना, या दो विमाओं में गति करे या किसी समतल पे गति करे, तो उसकी वह गति कैसी कहलाएगी? द्विविमीय गति कहलाएगी। जैसे आप कैरम खेलते होंगे, कैरम खेलते हैं ना, चिक 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 चिक, ये कैसी गति है? द्विविमीय गति है। या और क्या हो सकता है भाई इसका उदाहरण? क्रिकेट वाला, जो क्रिकेट खेलते समय जो गेंद की गति रहेगी, है ना, या नदी में कोई नाव चल रही है तो उसकी भी गति कैसी रहती है? द्विविमीय गति रहती है। हमारी पृथ्वी को ही ले लो, पृथ्वी जो गोल गोल घूम रही है, कैसी गति है? द्विविमीय गति है। मतलब हर वृत्तीय गति, कोई भी वृत्तीय गति उठा के ले लो, आपकी घड़ी में सुई के कांटे टिक 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 टिक, कैसी गति है? द्विविमीय गति है ना। तो जहाँ पे आपको समतल में गति होता दिखेगा, यानी समझ जाना कि कैसी गति है वो? द्विविमीय गति। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये x, मान लो आगे बढ़ा हुआ x है और ऊपर जो उठ रहा है y, ये द्विविमीय गति है। मतलब जो जमीन पे कीड़ा जो रेंगता है उसकी गति भी कैसी रहती है? द्विविमीय गति रहती है। तीसरा और आखिरी है त्रिविमीय गति, यहीं पे लिख देते हैं, त्रिविमीय गति। ठीक, अब त्रिविमीय गति क्या होगा? यदि कोई वस्तु आकाश में गति कर रही है, आकाश में, यानी ये देखो, ये मान लो मेरा पेन है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति ना करके ये ऐसे आकाश में गति कर रहा है। आकाश का मतलब यहाँ पे स्पेस होता है। स्पेस यानी सीधा आपको बादल के पास नहीं पहुँचना है। ये जो खाली जगह है ना, जहाँ पे कोई समतल नहीं है, हवा में है, यदि कोई वस्तु हवा में है, सीधी सी बात, तो वो कैसी गति होगी? त्रिविमीय गति होगी। जब वस्तु आकाश में गति करता है, इसी खाली जगह को हम आकाश बोलेंगे। तो यदि कोई वस्तु आकाश में गति कर रहा है तो उसकी गति कैसी होगी? त्रिविमीय गति होगी। जैसे आपका पतंग जो उड़ाते हैं, आपका एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पंछियों की गति, गैसों के अंदर जो अणु गति करते हैं, है ना, वो सब क्या होता है? आपका त्रिविमीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम इस पाठ में हम सीधे चलेंगे सरल रेखा गति की ओर। सरल रेखा में कैसे गति करेंगे, और इसी पाठ के अंतर्गत आपका आता है अवकलन और समाकलन। ठीक है, क्योंकि इसमें वेग, विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ये सब आपका आएगा।